नमस्कार दर्शकों, प्रारब्ध के एक और चर्चा पे आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, जिस व्यक्तित्व को देख रहे हैं, अगर नाम लूं तो नाम है आरिफ अजाकिया साहब। सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं आरिफ अजाकिया साहब का। नमस्कार आरिफ साहब। नमस्कार अवनीश भाई, और थैंक यू अपने घर वापस बुलाने का। ये मेरा घर है और इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज। जी, दर्शकों, आरिफ अजाकिया साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका परिचय क्या कराऊं। स्वभाव से सनातनी, मन से भारतीय, और ये जो इनके नाम के आगे आप अजाकिया देखते हैं, दरअसल गुजरात के मूल गांव जहां से इनकी फैमिली ने माइग्रेट किया था, अजाक, वहां से इनका ये नाम है अजाकिया। पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और आरिफ की भाषा के नाम से अपना एक इनका सशक्त यूट्यूब चैनल है जिस पे बिल्कुल वर्सिटाइल कंटेंट होते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे भाई मानते हैं आरिफ साहब। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इट्स ऑलवेज प्लेजर। और आपके साथ जो वक्त गुजरा है वो यादगार है, जिंदगी के वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक है। जी, दर्शकों आपको बता दें, आरिफ भाई भारत आए, भारत की यात्रा पे आए और दिल्ली से हम चले तो इनका सबसे पहला पड़ाव आप सोच के हैरान हो जाएंगे, वृंदावन था। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी ये नहीं जा पाए। इस बात का इनको अभी भी दुख है, अभी भी मलाल है। और हम ना आ रहा है, इनसे वादा है कि काशी हम और ये एक साथ नए विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में चलेंगे। और लखनऊ और आगरा। आगरा और लखनऊ, जी जी। अरे साहब, भारत में जिसको कि हिंद कहते हैं, एक गजवाए हिंद नाम का टर्म है जिसको क्या तो हमसे अलग हुआ एक नन्हा बच्चा हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, और क्या तो भारत का मुसलमान। गजवाए हिंद उनके मुंह से जितना सुनाई देता है, भारत में दरअसल जब पूछिए या सामान्य तौर पे इसकी जानकारी जाननी चाहिए तो बड़ा गोल मटोल सा जवाब मिलता है और बच के लोग भाग जाते हैं। हम जानना चाहेंगे प्रारब्ध के इस मंच पे, जरा बताइए ना, ये गजवाए हिंद क्या है दरअसल। गजवाए हिंद अंग्रेजों की कारस्तानी है। अंग्रेजों ने एक हदीस घड़ी है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि एक हमारे ईस्ट में, सऊदी अरब के ईस्ट में एक देश है, सऊदी इंडिया, और वहां पे जितने काफिर हैं इनको जब तक खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी। और वहां एक बहुत बड़ी जंग होगी जो खुरासान से शुरू होगी। खुरासान आजकल शायद अफगानिस्तान में है। और खुरासान से शुरू होगी और सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, सारे मंदिर खत्म कर देंगे, सारे काफिर मुसलमान हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। और मैं जिंदा हूं कि नहीं, मैं उस जंग में शरीक हूंगा। अगर मर गया तो रूहानी तौर पे शरीक हूंगा। और जो उस जंग में शरीक होगा उसका पूरा खानदान जन्नत में होगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर गजवा हिंद करेक्ट हदीस थी तो महमूद गजनवी 17 बार इधर आया, उसने कभी क्यों नहीं कहा कि मैं गजवा हिंद करने आया हूं? ना गौरी ने कहा, ना खिलजी ने कहा, ना मुगल्स ने कहा, ना किसी ने नहीं कहा। तो इसका मतलब ये कि उस वक्त ये हदीस एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ठीक बात। दूसरा ये कि इन केस फॉर ए मोमेंट आप मान लें कि ये करेक्ट हदीस भी है, तो मुसलमानों के जो इमाम है ना, वो हमेशा सऊदी अरब होता है, क्योंकि वहीं से इस्लाम आया है, वहीं से उन्हीं की जबान में कुरान आया है, वहीं सब कुछ है। प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ प्लेस, इस्लाम की बर्थ प्लेस। इमाम जो हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं इस वक्त, उन्होंने कह दिया कि 268 साल पहले जो हदीसें, प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के 268 साल बाद जो हदीसें कंपाइल की गई हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कि एक लॉजिक की बात है कि यहाँ पे मैं अवानिश भाई आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कोई बात बताते हैं, मैं आगे वो फॉरवर्ड करूंगा 10 मिनट बाद तो उसमें 4 लफ्ज इधर उधर हो जाएंगे और वो फॉरवर्ड होते होते तो पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। तो प्रॉफिट के गुजर जाने के 268 साल बाद कैसे कोई कह सकता है कि प्रॉफिट ने ये एग्जैक्टली अल्फाज कहे थे? तो दिस ठीक इज बात। स्टोरी ऑफ गजवा हिंद के। ये अंग्रेजों ने देखा कि ये हिंदू मुसलमान 1857 की जंग में एक होके लड़े थे, तो इनको एक नहीं करने देना, इनको अलग रखना है। तो मुसलमानों के जहनों में वो कीड़ा डालो।
और वही फिर अंग्रेजों ने अपना जब बगल बच्चा पाकिस्तान बनाया हिंदुस्तान से काट के, वो अंग्रेजों की डिजाइन्स पे बना था, अंग्रेजों के मफादात के लिए बना था। उसके मुसलमानों को मदरसे में, भारत के मुसलमानों को मदरसे में, और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश भी उस वक्त पाकिस्तान था, वहां भी ये 3 मुल्कों के मुसलमान जो कि 65-70 करोड़ बनते हैं, इनके जहनों में ये खन्नास डाला गया कि गजवा हिंद होगा। अब आम जाहिल मुसलमान जब मदरसों से निकलता है तो उसके जहन में एक ही भूत सवार होता है कि एक तो कह दिया ना कि भाई आपकी ये जिंदगी बेकार है, आफ्टर लाइफ की बात करो, जो जन्नत में जाओगे जहन्नम में जाओगे। अब वो उसकी फिक्र में लगा रहता है कि दुनिया में तो हम 2 रुपए की रोटी कमा रहे हैं, मुश्किल से पेट भर के अपने बच्चों को भी मुश्किल से खिला पिला रहे हैं, क्यों ना आगे का सोचें। क्या आसान हल है? मेरे लिए क्या आसान हल है? मैं अवानिश भाई के साथ माथुरा जा रहा हूं, मैंने ठक ठक छुरा निकाला, मार दिया, अब मैं तो हो गया जन्नती। क्या है, मुझे मार देगी ना सरकार, ठीक है मार दे, मैं जन्नत में तो जाऊंगा। और अगर इसको मैं गजवा हिंद मानूं कि अवनीश भाई तो हिंदुस्तान के हैं और वो हिंदू हैं, तो ये तो फिर गजवा हिंद का पार्ट हो गया। तो मेरा खानदान पूरा चाहे गुनाहगार है, दुनिया का हर गंदा काम कर रहा है, जाएगा जन्नत में। दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ गजवा हिंद। और इधर मैं थोड़ा टाइम लूंगा 1 सेकंड के देखें, वो जमाना था जब लश्कर आते थे, मोहम्मद बिन कासिम का आता था, गजनवी वगैरह के आते थे, वो जमाना और था। घोड़े पे बैठे जाहिलों को, जंगलियों को जमा किया, लालच दी कि एक से एक लड़की मिलेगी, एक से एक दौलत मिलेगी। वो बेकार फारिग लोग होते थे, कुछ इनके पास होता नहीं था, घोड़े पे बैठे आए, हिंदुस्तान पे हमला किया। उस वक्त के हिंदुस्तान के नक्शे को देखें तो हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान नहीं होता था। इधर राजस्थान में 2 सरकारें हैं, 2 सरकारें गुजरात में हैं, 4 सरकारें महाराष्ट्र में, सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी। आसान था उनसे लड़ना, मिल के मुकाबला नहीं करते थे ये। आज का हिंदुस्तान मुख्तलिफ है। आज मुसलमान डिवाइडेड है पूरी दुनिया में, छोटे छोटे मुसलमानों के 56 मुल्क हो गए, आपस में इनकी बनती नहीं। जितनी जंगें हैं आपस में हो रही हैं, ईरान इराक से लड़ रहा है, सऊदी अरब ईरान से लड़ता रहा, यमन से लड़ता रहा, सीरिया से ये लोग लड़ते रहे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टीटीपी, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनाइटेड है। फिर मुसलमान मुल्क किसी जोगा नहीं है, किसी काम का नहीं है, एक सुई तक तो बना नहीं सकते ये लोग अपने मुल्क में। हिंदुस्तान जबरदस्त एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, पढ़ा लिखे लोगों का मुल्क है। आज इनका गजवा हिंद हो नहीं सकता कि आए घोड़े पे बैठे। तो आज क्या किया इन्होंने? कन्वर्जन। कन्वर्जन इज द बेसिस ऑफ गजवा हिंद। ये हिंदुस्तान के इन्वेजन का लेटेस्ट तरीका है कि कन्वर्ट करो। ऐसे 50 मौलवियों की वीडियोस में देख चुका हूं जो कह रहे हैं कि 2050 में हिंदुस्तान में मुसलमान मेजोरिटी होगी, ये होगा वो होगा। आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी कि मौलवी लोगों को ये समझा रहा है कि आबादी बढ़ाओ, कन्वर्ट करो। एक अमन खान लड़के का केस सामने आया, हॉरिफिक केस। उसने कहा ये मेरा प्रोफेशन है कि हिंदू लड़की को फंसाओ, एक लड़की को प्रेग्नेंट करो, 50,000 रुपया मुझे मिलता है। कौन दे रहा है भाई ये 50,000 रुपया? इस पे सरकार को इंक्वायरी करेगी कि अमन खान को जेल में डाल के शहजादा खत्म कर देंगे। दिस इज नॉट ओनली अबाउट अमन खान, हु द हेल इज ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनको पैसा दे रही है। और वो आगे आपका सवाल मस्ट आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल। और आपने जब जिक्र कर ही दिया वक्फ बोर्ड का, तो दर्शक, भारत के काफी लोग, अब सोशल मीडिया का ये दौर है, लोक मीडिया का ये दौर है, तो पब्लिक फोरम पे ये बातें अब आ रही हैं। हो सकता है एस्टेब्लिश मीडिया का दौर अभी भी अगर कायम रहता तो ये बातें पता नहीं चलती। आरिफ साहब, क्या आप जानना चाहेंगे, मुझे लग रहा है कि आपको जान के ताज्जुब भी होगा कि भारत में जो वक्फ बोर्ड है वो तीसरा सबसे बड़ा ऐसा सोसाइटी है या ऐसी संस्था है जिसके पास भारत में जमीनों की मिल्कियत सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे नंबर 1 पे सेना है, इंडियन मिलिट्री, दूसरे नंबर पे इंडियन रेलवेज है, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कोई जमीनें हैं, संपत्तियां हैं, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, अलग अलग जो राज्यों के वक्फ बोर्ड है। अगर नंबर्स में मैं आपको बताऊं तो 8,54,509, 8,54,509 कुल प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के पास। और अगर इसका हिसाब किताब जमीनों में लगाया जाए, रकबे में लगाया जाए, तो वो बनता है सर 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास है।
अब आपने जब वो कन्वर्जन और उसके बाद जो है जो गजवाए हिंद की नई फिलॉसफी जो टाइम के साथ चेंज हुई है, उस पर जब आपने वक्फ का नाम लिया ना, तो एक मजेदार सा किस्सा आपको बताता हूं। हालांकि ये मजेदार मेरे मुंह से निकला, ये दुख भरा किस्सा है। तमिलनाडु में, इंडियन स्टेट जो है तमिलनाडु, साउथ का स्टेट है, वहां पे कावेरी नदी के किनारे एक हिंदू डोमिनेटेड विलेज, एक हिंदू डोमिनेटेड गांव जो था, उसका एक बंदा, उसको जरूरत पड़ी तो वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने के लिए गया। तो रजिस्ट्री करने के लिए जब वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचा, तब रजिस्ट्रार ने उसको ये बताया कि हजूर, ये जमीन आप नहीं बेच सकते, आप जाइए पहले वक्फ बोर्ड ऑफ तमिलनाडु की परमिशन लेके आइए, क्योंकि ये पूरा गांव, वो हिंदू डोमिनेटेड पूरा गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो चुका था, जिसका कि गांव वालों को इल्म ही नहीं था। तो सर ये बताइए कि ये गजवा हिंद 8 लाख, आज जो है 8 लाख एकड़ है, कल को ये 18 लाख एकड़ होगा, 180 लाख एकड़ होगा, और क्या ये नया तरीका है गजवा हिंद का? जी बिल्कुल, यही एक तरीका है कि हिंदुस्तान की आबादी पे अटैक करो, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये सब चीजें पार्ट ऑफ दिस हैं। देखें अवनीश भाई, आपने अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बताया, वैसे तो कई अच्छी चीजों के लिए हमारा देश भारत एक यूनिक देश है पूरी दुनिया का, लेकिन कुछ बुरी चीजों के लिए भी हमारा देश यूनिक देश है। दुनिया का ओनली देश है जहां पे एक वक्फ बोर्ड नामी बीमारी चलती है, दुनिया का ओनली देश। देखिए सऊदी अरब की हम मिसाल इसलिए नहीं लेंगे कि सऊदी अरब तो पूरा देश ही सऊद खानदान का, आले सऊद खानदान की मिल्कियत है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वहां भी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस एंड औकाफ, वक्फ की प्लूरल औकाफ होती है, बिल्कुल। औकाफ कि जितनी रिलीजियस प्लेसेस हैं सऊदी अरब की, उनकी मेंटेनेंस वो मिनिस्ट्री करती है। पाकिस्तान में वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर और औकाफ, यानी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का मतलब सरकार की जगह है वो। जितनी बिल्कुल। दरगाहें हैं, जितने मजार हैं, अभी 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के इस वक्त जो वजीर औकाफ हैं वक्फ के, उन्होंने ऐलान किया है कि ये जो डब्बे होते हैं ना दरगाहों पे, कैश बॉक्स, वो जब खुलते हैं तो पता नहीं चलता कि उसमें से कितना पैसा खा गए हैं बीच वाले। तो हर दरगाह के कैश बॉक्स के ऊपर अब सीसीटीवी लगाया गया है। भारत में वक्फ बोर्ड एक आजाद मादर पिदर आजाद दरिंदा बना दिया गया है। ये किसी सिविलाइज देश में नहीं होता। देखें कल एक मौलवी की हम वीडियो देख रहा था, इंडिया के मौलवी की, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, हम इस देश में 1500 साल से रह रहे हैं और 1500 साल से हमारा अपना एक कानून है शरिया का जिसको हम फॉलो करते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई साहब तुम लोग सैकड़ों साल से इंग्लैंड में भी रह रहे हो, यहाँ तो एक्सेप्ट किया हुआ है, यहाँ कोई अलग अलग भांत भांत के कानून नहीं है, ठीक है। और दूसरा 1500 साल तो साला इस्लाम को आए हुए नहीं हुए, तुम हजारों साल से वहां रह रहे हो, हिंदू थे और हिंदू कानून को फॉलो कर रहे थे। ये एक बीमारी है जो जी। मुसलमान जहां जाता है अपने कानून की बात करता है। सॉरी, मैं वापस वक्फ बोर्ड की तरफ आऊंगा। तो भारत में जो वक्फ बोर्ड है ना, वो एक बीमारी है, और ये बीमारी कई और बीमारियां लाने वाली जो पार्टी है ना वही लाई है। मैं वोटर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे कांग्रेस से बड़े मसले हैं भाई। मैं अपने आप को दिल से जब भारतीय मानता हूं तो मैं समझता हूं कि इस देश के मेजॉरिटी मसले, चाहे वो चाइना के साथ हैं, कश्मीर के मसले हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, मुसलमान हिंदुस्तान के जो हैं उनके साथ हैं, सिखों को, सब मसलों की जड़ कांग्रेस की सरकारों में हुई है। अगर ये विस्डम वाली, ज्ञान वाली सरकारें होती ना कांग्रेस की, चाहे वो नेहरू साहब हैं, इंदिरा साहिबा हैं, या राजीव साहब हैं, मनमोहन साहब हैं, इवन नरसिम्हा राव जो कंपैरेटिवली इनके बेटर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में ये शायद वक्फ बोर्ड का कानून आया है। जी बिल्कुल। तो ये सब बीमारियां इधर ही से आई हैं। तो वक्फ बोर्ड आपका वो सवाल का वो पार्ट के आगे 18 लाख हो जाएगी, मैं समझता हूं कि मुझे इतना तो मान है अपने आज के प्रधानमंत्री पे कि अब वो इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल फैसला होगा, लेकिन ये फैसला सरकार को करना होगा
कि हम वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया के सारे देशों के, तमाम देशों के कानून के मुताबिक ये सरकार का होगा वक्फ बोर्ड। हम उसको ऐसे ही रखते हैं, लेकिन ये सरकार की निगरानी में रहेगा। भाई साहब, आप चंद मुल्ले इसको कैसे चला रहे हो? इसका खर्चा कहां से कर रहे हो? जो पैसा सारा आ रहा है, कहां लगा रहे हो ये पैसा? हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए लड़के हायर कर रहे हो? मस्जिदों में बैठ के 5 टाइम ये दुआ मांग रहे हो कि या अल्लाह काफिरों को नीस्तो नाबूद कर। साला हमारे पैसे पे हमारे देश में बैठ के हमारी बर्बादी की दुआएं 5 टाइम मांग रहे हो। हमें पता है कि अल्लाह कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनमें। इंटरेस्टेड होता अल्लाह तो आज मुसलमान सुपर पावर होते। अल्लाह नहीं है इंटरेस्टेड। ना मैं तुम्हारी दुआओं का मसला है, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी का मसला है कि आज भी तुम इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो और 5 टाइम दुआ मांगते हो कि ये अल्लाह इन सबको बर्बाद कर, मुसलमानों का गलबा कर, मुसलमानों को इनके ऊपर फतह हासिल कर। अबे काय को? तुम लोगों का तो हक ये था कि तुम लोगों को तो धक्का मार के भेज देते। देखें, मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन दूंगा। एक कौम है रोहिंग्या, ये हजारों साल से म्यांमार बर्मा में रहती है। बर्मा की सरकार ने कहा नहीं भाई, ये बर्मीज नहीं है, नेशनलिटी इनकी रिवोक कर दी। आज दर बदर फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में इनको कोई कबूल करने को तैयार नहीं, जबकि हजारों साल से वहां रह रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान ने, किसको नहीं पता कि पाकिस्तान मूवमेंट आज के हिंदुस्तान के इलाकों से चली है, यूपी, बिहार, सीपी, इधर उधर से, किसको नहीं पता? तो फैसला ये कर रही थी अगर उस वक्त नेहरू सरकार कि भाई साहब, हमने सुकून से, खुशी से या गमी से, जैसे भी हमने तुम लोगों को देश दे दिया, भारत का ईस्ट और वेस्ट हिस्सा काट के आपको हमने देश दे दिया, अब उधर जाओ तुम लोग, तुम्हारी कोई नेशनलिटी नहीं है, अब तुम लोग भारतीय नहीं हो। एक और मिसाल दूंगा, ईस्ट पाकिस्तान जब जंग चल रही थी, वहां पे पाकिस्तान जेनोसाइड कर रहा था, पंजाबी आर्मी को पता था कि किस इलाके में ईस्ट पाकिस्तान के कौन सा इंटेलेक्चुअल रह रहा है, कौन सा मुक्ति बानी का रह रहा है। ये पता था बिहारियों को, जिन्होंने 47 में माइग्रेट किया था बिहार से बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में। इन्होंने मुखबरियां की पाकिस्तान आर्मी को, और पाकिस्तान आर्मी टारगेटेड ढाका यूनिवर्सिटी पर अटैक कर रही है, फला इलाके में, चिटागांग में, इधर उधर। ये इन्होंने मुखबरियां की और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के बंगालियों से लड़े। अब जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया? बोला ये बिहारी बंगाली नहीं है, बांग्लादेश के नहीं है। इनको रेड क्रॉस के कैंप बनाए गए और वहां रखा गया। कई लाख, आज की तादाद में तो मिलियन से ऊपर होंगे, और वो आज भी कैंपों में रह रहे हैं। इनकी लड़कियां बेचारी अपने जिस्म का कारोबार करके अपने घर चला रही हैं। ये होती है तरीकेकार। तो इन मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि वो उस देश के साथ ये सलूक कर रहे हैं जिसने इनके साथ इंसानियत से भरपूर वो किया। क्योंकि दुनिया में अगर कहीं किसी भी धर्म में इंसानियत का दरस है ना, वो सिर्फ सनातन में। बिल्कुल सर। और आपने अभी जब वक्त के बिल्कुल बरक्स एक औकाफ डिपार्टमेंट की बात की, तो भारत में भी है ना। भारत में क्या है साहब, ये मतलब मुझे कहने में दुख हो रहा है, और कहते ले जाते होंगे, वो मंदिरों को ले जाते होंगे। जी हाँ, भारत के जितने सनातनी हिंदू मंदिर हैं उन सब पर अगर कंट्रोल है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है या अलग अलग राज्य सरकारों का कंट्रोल है। तो आपके जो आपने कहा ना मुस्लिम कंट्रीज या हमारे पाकिस्तान में औकाफ है, तो हमारे यहाँ आप देखिए किस बेखौफ अंदाज से ये कांग्रेस सरकारों के रिजीम में जिस तरीके का तुष्टीकरण हुआ। अच्छा, अब हम फिर वापस आते हैं इधर। आप चूंकि आपकी पैनी नजर होती है, बीइंग है, दिल से भारतीय, सांस्कृतिक रूप से अब अपने आप को सनातनी मैं कहता हूं आपको, और आप खुद इसको मानते भी हैं। देवभूमि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही बना हुआ एक स्टेट है। आप बिल्कुल इन खबरों से वाकिफ होंगे कि वहां पर जिस तरीके से लैंड जिहाद चल रहा है साहब। होता क्या है कि अब पहाड़ी वो राज्य है, हिल स्टेट है, सड़कें यूं जा रही हैं, बगल में कोई घाटी है, 2 कदम आगे तो दिखता नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं है। ठीक है, अचानक एक दिन कोई हजरत हरी चादर ओढ़ के और लंबे लेट जाते हैं, और वो लंबे लेट गए साहब, वहां बन गई दरगाह। आज छोटी सी एक दरगाह बनी, कल बगल में एक उसके जो है मौलवी साहब जो उसकी देख रेख करेंगे, उनका कमरा बन जाता है।
फिर पीछे एक जो है मदरसा खड़ा हो जाता है। लैंड जिहाद के साथ साथ ये लव जिहाद वाला मामला तो है ही है। कई हत्याएं चंबा में, हिमाचल के चंबा प्रदेश में आप देखिए रिवर्स हुआ। वहां एक लड़की, मुस्लिम लड़की की दोस्ती और उसकी उसका जो है संबंध था हिंदू लड़के से, उसको इस तरीके से हिंसा का शिकार बनाया, उसकी हत्या कर दी। यहाँ जो है देवभूमि उत्तराखंड, आप सोचिए देवभूमि कहा जाता है, हमारे सारे तीर्थ वहीं है, हमारे बद्रीनाथ वहां है, हमारा केदारनाथ वहां है, हमारी जमुनोत्री वहां है, हमारी गंगोत्री वहां है, हमारी गंगा मैया का उद्गम स्थल है वो, हरिद्वार वहां है, ऋषिकेश वहां है, वो देवों की भूमि है। और वहां पर ये सारे कहाँ के लोग हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश का जो सीमा, बिल्कुल बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सहारनपुर है, रामपुर है, नजीबाबाद है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, ये सारे इलाके के लोग हैं। उनको हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड जो पाखंडी शुद्धतावादी एक गिरोह है ना हमारे यहाँ, जो ऊह ऊह आह की ऐसी आवाजें लगाता है साहब कि पूछिए मत, क्या ट्विटर, क्या टीवी चैनल्स हो, क्या वो सारी चीजें। लेकिन इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार थोड़ा बहुत चेत भी रही है, और वहां पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बाकायदा इस पर, और हमारा उत्तर प्रदेश, हाँ, जिस अवध की जमीन से हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पाकिस्तान बनाने वाले यही यूपी बिहार के हैं। साहब, अवध के जिस शहर से मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग यानी जिन्ना साहब का कोषाध्यक्ष, खजांची, ट्रेजरर अगर कोई था तो यही अवध के, लखनऊ के एक हजरत मलिहाबाद, राजा साहब मलिहाबाद, स्टेट ऑफ महमूदाबाद स्टेट के वो चीफ थे, जो जिन्होंने की हैवी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया। और आपको बताऊं कि 47 से बहुत पहले, करीब 30 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें यही आजमगढ़, फूलपुर और उत्तर प्रदेश के, बिहार के बहुत सारे इलाके जिन्होंने कांग्रेस के बजाय, कांग्रेस को हराते हुए मुस्लिम लीग को जिताया। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो सबके सब जो बेचारों ने, जिन्होंने वोट नहीं किया था पाकिस्तान के लिए, वो इलाका पाकिस्तान में चला गया और ये यही है। तो क्या ये जानबूझ के उस समय माइग्रेट नहीं किए, गजवाए हिंद की इस जो हसरत है उसको जिंदा रखने के लिए? मैं इसका जवाब देने से पहले, आपने अभी जो मजार बनने का एक आदमी लेट जाता है उसका किस्सा सुनाया, तो मैं इस पे आपको एक इससे ज्यादा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का। एक आदमी अपने गधे पे बैठ के, ये पुरानी बात है जब गाड़ियां वाड़ियां नहीं थी, तो एक आदमी अपने गधे पे बैठ के अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, बहुत गरीब था। तो रास्ते में उसका गधा मर जाता है और मंजिल बहुत दूर थी। तो उसने गड्ढा खोद के जमीन में गधे को दफन कर दिया और वहां बैठ के रोने लगा कि तुम ही मेरा सहारा थे, मैं तुम्हारे बगैर कैसे आगे बढ़ूंगा, तुम ही तो मेरी एक उम्मीद थे। तो वहां गांव के, जो करीब के गांव के लोग थे, वो खड़े देख रहे थे। वो समझे इसका कोई बुजुर्ग है जो गड्ढे में लेटा हुआ है। वो खाना वाना लेके आए, इसको खाना देने लगे। इसने कहा, अरे भाई ये तो नाटक चल पड़ा। वो वहीं रोने लगा कि तुम ही तो हो एक जिसके सहारे पे हम जिंदा हैं, और ये वो सुबह शाम खाने आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। उसने फिर वहां पे, जैसे आपने कहा, एक कुटिया बनाई, फिर उसको कमरा बनाया, फिर इसको घर बनाया, वो एक मजार बन गया। आपको पता नहीं है कि इस हिंदुस्तान के हर नुक्कड़ पे जो मजार हैं, इसमें कितने ऐसे मजार हैं जो खाली हैं। अभी योगी सरकार ने कई मजार तोड़े थे, इलीगल मजार। उसमें जी। ऐसे मजार निकले हैं जिसके जमीन के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई मुर्दा उर्दा नहीं था। तो ये सब कहानियां हैं। दूसरा, आप किन के मजारों को बिलीव कर रहे हो? मोइनुद्दीन चिश्ती क्या करने आया था? हिंदुस्तान को हिंदुओं से मिटाने आया था। चाहे गौरी के साथ मिलकर मिलिटरीली, चाहे स्पिरिचुअली। मकसद क्या था उसका आने का? बगदाद से इधर आने का मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया। ये जो दिल्ली में लेटे हुए हैं, ये निजामुद्दीन औलिया, या पाकिस्तान में दाता साहब है, ये सब अरब है। क्या करने आए थे हिंदुस्तान? यहाँ पे मछली खाने नहीं आए थे, चावल मछली। यहाँ पे इस्लाम फैलाने आए थे। इस्लाम फैलाने का मकसद क्या होता है? कि हिंदुओं को खत्म करना। तुम उन दरगाहों को मान रहे हो? इंसानों का देश होता ना। यहाँ पे हिटलर की सारी निशानियां, यहाँ तो पहुंचा नहीं था हिटलर। मैं बेल्जियम में 20 साल रहा हूं। बेल्जियम हिटलर के कब्जे में आ गया था। वहां कंसंट्रेशन कैंप बने हुए थे। उन कंसंट्रेशन कैंप में हर साल यादगारें मनाई जाती हैं।
आपके यहाँ हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा जेनोसाइड हुए हैं। आप यादगार मनाना तो उनकी बात करो तो शुरू हो जाते हैं इस्लामोफोबिया, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म। इधर क्यों नहीं कहते? बेल्जियम में जब ये मनाई जाती है, हॉलोकॉस्ट दिन मनाया जाता है यूनिवर्सली, बिल्कुल। तो क्यों नहीं कहते कि भाई क्रिश्चियनोफोबिया, हिटलर वाज ए वेरी डाई हार्ड क्रिश्चियन। तो ये सब चीजें भारत में हो रही हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ये जो आप कह रहे हैं कि क्या सवाल था, सॉरी। ये जो गए नहीं, जिन्होंने वोट किया, देखें, आपने राजा साहब महमूदाबाद की बात की, ये तो पाकिस्तान बनने तक का था। पाकिस्तान बनने के बाद 3 महीने तक पैसा नहीं था सैलरी देने के लिए सरकारी ऑफिसर की, आम का कर्मचारियों की। आपके निजाम हैदराबाद पैसे भेजते रहे, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें। निजाम हैदराबाद 3 महीने तक पाकिस्तान को पैसा भेजते रहे। किसको नहीं पता कि हैदराबाद वाज डिजाइन टू बी ए पाकिस्तान विद इन इंडिया। ये पूरी डिजाइन थी। मकसद ये नहीं था कि मुसलमानों के लिए अलग देश। स्ट्रेटेजी चेंज की आपने। अरफा खानम शेरवानी की वो मशहूर छोटी सी एक वीडियो कि हमने अपना वो मकसद चेंज नहीं किया, हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है। तो ये स्ट्रेटेजी थी कि भारत में 50 पाकिस्तान बनाने थे, भोपाल बनाना था, जूनागढ़ बनाना था, ये पटौदी वाले, ये सब। और ये सब कौन थे भाई? आप मुझे ये बताएं कि पटौदी कौन है? अफगानिस्तान से आए थे, भारतीय थोड़ी हैं। और 200 साल पहले आए थे। हम भारत में नहीं पैदा हुए तो भी हम हैं तो भारतीय हजारों साल से। आप तो हैं ही नहीं। आज तक आपको प्रिविलेज मिली हुई है, सैफ अली खान साहब, उनके बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं इस देश में। लेकिन जब बात करेंगे, मुंह खोलेंगे तो बिच्छू निकलेंगे इनके मुंह से। तो ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजों की डिजाइन थी कि इस तरह से ईस्ट में भी एक गजवा हिंद के लिए फोर्स तैयार, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट में भी, और अंदर। तो ये सब गए नहीं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो तो गए नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया, सिंधी, बलोच, पख्तून, वो बेचारे फंस गए। हमने तो बिल्कुल नहीं जद्दोजहद की थी। पूरी जद्दोजहद जो आपने बताया कि यूपी से, आजमगढ़ और इन इलाकों से हुई, अवध से हुई, हर बिल्कुल जगह से हुई, तमिलनाडु से हुई, महाराष्ट्र से हुई, राजस्थान से हुई, गुजरात से हुई। भाई सारा पैसा जिन्ना को कौन दे रहा था? ये गुजरात के सेठ दे रहे थे। मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं। सेठ दाऊद ने ब्लैंक चेक दिया हुआ था जिन्ना को। हमारे बाटवा वाले हैं, बाटवा हमारा गांव है, उधर उधर बाटवा वाले हैं। आदमजी सेठ ने ब्लैंक चेक दिया था। सारा पैसा गुजरात से आ रहा था। सारा वो इलाके जो आज के हिंदुस्तान में, वहां से मूवमेंट चली है। आपने खुद बताया कि 1946 में इलेक्शन हुए जब रिलीजियस ग्राउंड पे, तो वोट सारा इधर से आया। तो कांग्रेस हारी इन इलाकों। हमारे वाले पागल के बच्चे थे जो चले गए, सॉरी अब दादाजी, लेकिन आपने हमें मरवा दिया भाई। सीधी सी बात है, आपने हमें मरवा दिया। तो आपकी बिल्कुल गुनाहों की, उस इतने बड़े गुनाह की सजा आज हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे दर बदर हम भुगत रहे हैं। वरना आज हम जैसे भी होते हैं हिंदुस्तान में खुश होते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान। आप मुझे ये बताएं, अभी एक कश्ती डूबी है इधर, लीबिया से इटली जा रही थी। जी जी 700 के करीब, कोई कहता है 500, कोई कहता है 700 पाकिस्तानी थे। भाई उसमें एक भी इंडियन क्यों नहीं था? बिल्कुल एक इंडियन माइग्रेट नहीं करता। लेकिन डेस्परेट नहीं है पाकिस्तानी, तो जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पीओके के 100 लोग से ज्यादा थे जो डूब के मर गए। वो पीओके के, मैं पाकिस्तानी कश्मीरियों के व्हाट्सएप ग्रुप में हूं, वो रो रहे हैं कि आज तक हमने नहीं सुना कि इस तरह बेदर्दी से कोई भारत का कश्मीरी मरा हो। इसलिए कि बिल्कुल उसको जाने की जरूरत ही नहीं, वो डेस्परेट ही नहीं है। वो कहता हम इधर खुश हैं यार। सही जितनी बात। आपको रिलीजियस फ्रीडम भारत में है ना मुसलमानों को, मैं कहता हूं सऊदी अरब पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में शिया, हेलो, हाँ, पाकिस्तान में शिया सुन्नी आपस में लड़ मर रहे हैं। सऊदी अरब में शियाओं को आजादी नहीं है। भारत में सब किस्म की आजादी हासिल है। और इस सही। लेवल पे आखिरी बात एक छोटी सी करूंगा कि मुझे भारत की एक और बीमारी से भी प्रॉब्लम है, वो है भारत का सेक्युलरिज्म। मैं इस वक्त एक सेक्युलर देश इंग्लैंड में रह रहा हूं।
आपको मैं मजे की बात बताऊं, मुझे कल पता चली और मैं हैरान रह गया। यहाँ कोई मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है ही नहीं। आपने कभी सुना हो अमेरिका में कोई मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स होती है? सेक्युलरिज्म में होती ही नहीं है। सेक्युलरिज्म में है कि भाई साहब स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, जब स्टेट का कोई सब्जेक्ट नहीं हो उसकी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकती, कोई फैसिलिटीज नहीं हो सकती, माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो। तो ये भारत का सेक्युलरिज्म भी है कि वहां पे रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशंस हैं, वक्फ बोर्ड हैं, क्या कुछ नहीं है। सही बात है। अच्छा, आरिफ साहब, आपने बिल्कुल गजवा हिंद को आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी आज के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से आपने एक तरह से उसको बड़े आसानी तरीके भाषा में आपने बताया, तो मुझे लगता है कि ये इतना गूढ़ जिसको यहाँ भारत में बतियाने से बात करने से बचा जाता है, वो काफी हद तक पहुंच गया होगा दर्शकों तक और पहुंचेगा। चलते चलते अगर मैं आपसे कंक्लूड करने के लिए कहूं, जो है वो तो है ही है साहब। अब भारत आपका भी देश है, भारत हमारा भी देश है, लेकिन 2014 के बाद से कुछ बदलाव भारत में शुरू हुआ है। मैं अगर चलते चलते आपको कंक्लूड करूं, करने को कहूं और ये पूछूं कि आपको भारतीय वर्तमान प्रधानमंत्री और आगे जो भारत का राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, उसमें आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब मैं बात करता हूं, तो वो इस लिहाज से बनती है बात करना कि 24 करोड़ यानी पूरे पाकिस्तान के बराबर का एक सूबा है ऐसा। और अगर स्वतंत्र देश हो जाए तो पांचवें या छठे नंबर पे आ जाएंगे हम एक देश के रूप में। तो अब आप नरेंद्र मोदी और उसके आगे अगर कोई सिलसिला चल रहा है, तो 24 करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाले योगी आदित्यनाथ, ये भारत का भविष्य कैसा देखते हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों? टाइम लूंगा। देखें, एक बहुत बड़ा इशू है, वो है जो दुश्मन ऑफ भारत के लिए, वो है 2024 का इलेक्शन। इन्होंने 2014 में मोदी जी आ रहे थे तो इनके वहमो गुमान में नहीं था कि भारत को एक वरदान, एक अवतार मिला है जो भारत को सही दिशा पे लेके चल जाएगा। 2019 में भी लाइटली लिया, लेकिन जब 2019 के इलेक्शन के बाद काफी मेजोरिटी में सीटें आई बीजेपी की, और बिल्कुल। उसके फौरन बाद जो मोदी जी ने कलाशंकोव निकाल के तड़ 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 इधर से फायरिंग की, आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन, इधर राम मंदिर बन रहा है, इधर सिटीजन अमेंडमेंट आ रहा है, इधर ट्रिपल तलाक, धड़ धड़ ऐसे काम हो रहे थे कि इनके होश उड़ गए। विद इन भारत भी जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स के शिकार हैं जो लोग, और आउट ऑफ भारत वो जो एक इकोसिस्टम है इंटरनेशनल, इनकी मैया मर गई। जो यूपी की जबान में इनकी मैया मर गई। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि 2024 में तो इसको आने ही नहीं देना। अगर ये 2024 में आ गया ना तो 2029 तक ये एक ऐसा भारत बना देगा जो शायद इसके बाद जो नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के हवाले करके जाएंगे ये। अब 2024 के लिए साजिशें कैसी हो रही हैं ये आप देखें कि आप, अवनीश भाई एक जर्नलिस्ट हैं, आप भारत के खास तौर पे रीजन के और इंटरनेशनल तो ठीक है, भारत के इश्यूज को और हिस्ट्री को काफी स्टडी करते रहते हैं। आपने कभी सुना है कि मोदी जी से पहले की सरकारों में कभी ओपोजिशन पार्टीज के लोग अमेरिका में जाके भारत की सिटिंग सरकार के खिलाफ काम करते हो, बात करते हो? कभी सुना हो कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ, किसी के खिलाफ इंग्लैंड में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आके इन्होंने भाषण दिए हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे देश में? अबे तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी क्या है? जैसी पाकिस्तान में, वो तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी मीन्स वन वोट वन पर्सन, वो है। मेजोरिटी से एक आदमी जीत के आया है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। भारत में बैठ के भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बकवास करते रहते हो 24 घंटे, और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आके देखो बराबर में पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। कितने जर्नलिस्ट, एक इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट है, 55 दिन से गायब है। बिल्कुल। सरकार कह रही है हमें नहीं पता कहाँ है। किसी ने तो खबर लगा दी कि वो कश्ती जो डूबी है उसमें इमरान रियाज खान भाग के जा रहा था यूरोप, वो मर गया उसमें। ये हमारे यहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कंपेयर नहीं करते, शिकवे करते हैं।
तो 2024 के लिए बड़ी भरपूर तैयारी हो रही है। जॉर्ज सोरोस ने खुद बयान दिया। जी। कौन से ऐसा देश है दुनिया का जिसके लिए जॉर्ज सोरोस ने बयान दिया हो? इसने कभी सद्दाम हुसैन के खिलाफ नहीं बोला, इसने कभी उसामा बिन लादेन के खिलाफ नहीं बोला, इसने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। किसके खिलाफ बोल रहे? मोदी सरकार के खिलाफ। पूरी एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम। अब आप अभी देखें, मोदी जी अमेरिका गए हैं, वो भाई साहब 2 हफ्ते पहले पहुंच गया, और वहां जाके एक रिस्पॉन्सिबल, खास तौर पे तुमको तो ये सोचना चाहिए कि इस देश ने जितना तुम्हें दिया है किसी को नहीं दिया। सही बात है। कि तुम्हारे तो पूरे खानदान को जो नवाजा है, वरना व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? पहली बात तो ये बता दें। दूसरी बात ये बताओ कि इमरान खान की तरह तुम भी कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, ना बिजनेस है ना जॉब है, कहां से इतना घूमते फिरते हो? हम तो 59 साल की उम्र हो गई, एक बार थाईलैंड नहीं गए। तो हर दूसरे महीने थाईलैंड में बैठे हो, तो पैसा कहां से आता है? तो ये पैसा कहां से आता है? एक मोतीलाल नेहरू एक वकील था, उसका खानदान आज इतना अरबपति खरबपति कैसे हो गया? इस भारत सच। ने दिया। तो यू शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको इन केस थोड़ा बहुत भी बात करनी हो, तुम तो खुल के भारत के खिलाफ शुरू हो जाते हो। मोदी विरोध में भारत विरोधी बन गए हैं ये लोग। तो 2024 इनके लिए बहुत ज्यादा एक टेंशन वाली बात हो गई है। इंटरनेशनल इकोसिस्टम और भारत का अपना एक इकोसिस्टम है, जिसमें ममता जी हैं। ममता जी को अगर फिक्र होती तो बंगाल में जरा अपने लोगों का ख्याल रखती। अच्छी बात। बंगाल अंग्रेजों के जमाने में सबसे डेवलप्ड इलाका था। कलकत्ता में सड़कें धुलती थीं, हर किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, डबल डेकर बस थी, ट्राम थी, क्या नहीं था। आज बिल्कुल। कलकत्ता को आप इधर यूपी से या गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अपोजिशन साउथ वाले हैं, रोज उठ के हम मोदी को नहीं आने देगा, हम ये नहीं करेंगे। किसको आने दोगे? मेरा बेटा आएगा। सबके अपने बेटे लाइन में लगे हुए हैं, कितनों के बिल्कुल। बेटे मिनिस्टर बने हुए हैं, सच्ची कितनों बात। को मर चुके हैं, उनके बेटे बन चुके हैं। तो सच्ची बात। डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाले भारत के, देखें, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है। और भारत के बैकवर्डनेस होने की सबसे बड़ी वजह है ना, भारत की राजनीति है, क्या बात। गंदी राजनीति। क्या और बात। ये राजनीति है जो जिसको बेटर बनाया नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने आके। एक साफ सुथरा आपका यूपी का पॉलिटिशियन हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो भी इसी पार्टी से थे, जी। लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्यादा शरीफ थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी बदमाश हैं, लेकिन इतनी ज्यादा शराफत भी नहीं चलती, खास अच्छी तौर बात। पे भारत जैसे पॉलिटिकल सोसाइटी में। बिल्कुल। मोदी मोदी जी कड़क हैं, और ये बिल्कुल। कड़क होना जरूरी है। फिर सबसे बड़ी बात कि मुझे किसी इंडियन ने ही बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारे जितने पॉलिटिशियन है ना, उनकी जेब है ना, वो जमीन तक लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी जेबें हैं, भरती ही नहीं है। और मैंने कहा मोदी जी, बोला मोदी जी के कपड़ों में जेब ही नहीं है। ये यही योगी जी का हाल है। तो बिल्कुल। ये एक है कि भारत की खुशनसीबी है कि बड़ी देर से सही, लेकिन मोदी जी, योगी जी जैसे लोग हमें मिले हैं। और भी लोग हैं मोदी जी की टीम में, जैसे अजीत डोवल साहब हैं, सुभाष जयशंकर जी हैं, कर स्मृति भी। ईरानी जी हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ जी हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं भारत के इस टीम में। और मैं तो भाई भगवान से यही दुआ करूंगा कि 2024 2029 ये सफर जारी रहे। भारत को अभी बहुत टफ डिसीजन लेने हैं यूसीसी पे, रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर आपको खत्म करना होगा, सेक्युलरिज्म करेक्ट फॉर्म में लाना होगा। और अगर हिंदुत्व आ जाए ना, हिंदुत्व या क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र आ जाए ना, तो दैट वुड बी ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। कि हिंदुओं, सनातन से बढ़ के सेक्युलरिज्म किसी में नहीं है। जी, बड़ी बात। आरिफ साहब, आपने जिस तरीके से इस पूरी फिलॉसफी को समेटा है, और अंत में जो आप एक उम्मीद और साथ में उम्मीद जगाने के साथ ही आपने जो चेताया है ना, उसके लिए भारत की जनता की तरफ से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ
आरिफ साहब को, आरिफ अजाकिया भाई को धन्यवाद देते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं आपको भाई कह पाता हूं और भाई कहता हूं। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।